Hello everyone, very good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, very good evening to all. So, okay. तो we were discussing in last class. We were discussing about the Doppler effect, है ना? Doppler effect में हमने बेसिक समझा था क्या क्या Doppler effect में चीजें होती हैं. एक बार दोबारा से देख लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन क्या है. ओके तो हमने देखा कि Doppler effect जो होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर या फिर दोनों के कारण हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो ऑब्जर्वर को सुनाई देती हैं वो सोर्स से जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती हैं. तो उससे कुछ और साउंड सुनाई पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और सुनाई देती है जिसे हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर और सोर्स. नाउ इसमें जो है हमने फार्मूला एक देखा, अगर दोनों हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वी यूज दिस फार्मूला v प्लस वी ऑब्जर्वर बाय v माइनस वी एस. अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर माने एक दूसरे की तरफ मूव करे, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ, अगर कोई भी अवे मूव कर रहा है तो उसका फिर साइन अपोजिट कर लेंगे. तो हमने एक फार्मूला याद कर लिया, इस पे बेस पे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. फिर हमने इफेक्ट ऑफ विंड देखा था. तो विंड वेलोसिटी जो है साउंड वेलोसिटी में ऐड हो जाती है आपकी. अगर वो ऑब्जर्वर की तरफ को जा रही है, विंड आपकी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी साउंड में ऐड हो जाएगी, अदरवाइज माइनस हो जाएगी. अगर ये ऑब्लिक मोशन है कुछ सोर्स का या ऑब्जर्वर का तो देन वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ द मोशन. ठीक. तो अगर यहाँ पे आपका थीटा एंगल पे सोर्स चल रहा है लाइन ज्वाइनिंग से, उसकी वेलोसिटी थीटा एंगल बना रही है तो हम इसकी वेलोसिटी वी एस कॉस थीटा लेंगे. ऐसे ही मान लो आपका ऑब्जर्वर है, ये फाई एंगल पे चल रहा है मान लो यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो होगी ऑब्जर्वर की वो हो जाएगी वी ऑब्जर्वर कॉस फाई. तो हम वी ऑब्जर्वर को यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्वर कॉस फाई. उसको लिख के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ऑब्जर्वर की जगह सोर्स की जगह, तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ऑब्लिक मोशन के लिए ऐसा करते हैं. तो यानी हमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही सब कुछ लेना होता है. जो हमारी स्पीड्स वगैरह होती हैं हमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लेना होता है. फिर मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सोर्स साउंड जो है टकरा के वापस आ रहा है. उस केस में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ की जो आपको पता होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, फिर जो टकराएगा जहाँ पे टकराएगा वहाँ के आप इसको मान लो ये ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी करेगा वो आप निकाल लोगे. क्या ऑब्जर्व करेगा, ये सोर्स हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एक्चुअली, और ये ऑब्जर्वर हो जाएगा. अब ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे. फिर क्या होगा, फिर ये साउंड एमिट करेगा, अब ये सोर्स बन जाएगा और अब जो ये होगा ये ऑब्जर्वर बन जाएगा. तो फिर हम दोबारा फार्मूला लगा के यहाँ पे फाइनल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी. ठीक है. इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट. परपेंडिकुलर मोशन जब होता है आपका लाइन ज्वाइनिंग के तो उस केस में कोई कंपोनेंट इधर को नहीं आता, तो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट. अगर आपका सोर्स या फिर ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट. और सिमिलरली अगर जो है दोनों एट रेस्ट पे हों और केवल विंड फ्लो कर रही हो उस केस में भी देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट. उस केस में भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता. और या फिर दोनों की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता. देन हमने एक क्वेश्चन किया था, आई होप ये सबको क्लियर हो गया था कि फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है बढ़ जाती है. ठीक है. जब आपकी तरफ ऑब्जर्वर आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और दूर जाता है तो घट जाती है. बढ़ जाती है ना, बढ़ती नहीं रहती, बढ़ जाती है. ये क्वेश्चन क्या था, बढ़ती रहती है. अगर बढ़ती रहती तो बढ़ती तो नहीं रहती, एक कांस्टेंट हो जाती है ना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है. मान लो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपकी 400 थी तो जब आपसे वो इधर होगा तो 400 मान लो 25 हो गई जब वो आपकी तरफ आ रहा है, और जब आपसे दूर जाएगा तो घट जाएगी. अब घट के कितनी भी हो सकती है, लेट अस से 370, 385, आई डोंट नो कितनी आएगी. इक्वल नहीं आएगी, एसिमेट्रिक है. अगर यहाँ 25 का इंक्रीज हुआ था या 25 का डिक्रीज नहीं होगा, दिस इज एसिमेट्रिक. तो हम देख लेंगे कितना आएगा जो भी आएगा, लेकिन मैं कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं. तो ये क्वेश्चन हमने कल किया था. और अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऑब्जर्वर थोड़ा दूर खड़ा है, ट्रेन ऐसे जा रही है
और आप फाटक से थोड़ा दूर खड़े हो रेलवे ट्रैक से, तो आपको कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी लगेगी कि वो घटेगी, लेकिन एकदम से नहीं घटेगी, धीरे धीरे करके एक वैल्यू वो अटेंड कर लेगी, राइट। एंड दिस वाज द अबाउट, अगर सर्कल में कोई मूव कर रहा है आपका सोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्जर्वर की तरफ जब वो आएगा तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को आएगी, और जब ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ दिखेगा तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम फील होगी ऑब्जर्वर को। तो ये सब हमने देखा। तो अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है साउंड से ज़्यादा है तो नो डॉपलर इफेक्ट, मैक नंबर, सोनिक बूम, ये सब ने देखा। और ये एक क्वेश्चन लास्ट में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. ओके, तो अब जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। देखो डेरिवेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो है मैं जनरल निकाल देता हूँ। किताब ने क्या निकाला है, पहले इसमें सोर्स मूव किया है तो निकाला है, फिर ऑब्जर्वर मूव किया है तो निकाला है, और फिर दोनों मूव किए हैं तो निकाला है। तो मैं सीधा ऑब्जर्वर का निकाल रहा हूँ, सॉरी दोनों का निकाल रहा हूँ। दोनों अगर मूव करते हैं तो क्या होगा, तो उसका स्पेशल केस आप समझ जाओगे कि आपको कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। अगर एक ही मूव करेगा तो फिर वो आपके लिए ईजी होगा। तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू एफ नॉट वाला जो आता है फॉर्मूला, उसको ड्राइव कैसे करते हैं, एफ नॉट वी प्लस ऑब्जर्वर एंड सोर्स वाला जो आता है, वी ऑब्जर्वर बाय वी माइनस वी एस, तो उसको ड्राइव करते हैं। देखो मान लो ये सोर्स है और यहाँ कहीं आपका ऑब्जर्वर है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लूँ कि एल है। डिस्टेंस क्या है, एल। एल है, ठीक है। अब जो आपका सोर्स है मान लो मूव कर रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो ये वी एस हो गया और इसकी स्पीड हो गई वी ओ, ये आपकी स्पीड्स हो गई, ठीक है। और मान लो ये सोर्स आपका है, ये जो साउंड छोड़ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और टाइम पीरियड टी है। 1/f इज द टाइम पीरियड एक्चुअली। तो उसका जो सोर्स के जो पल्सेस छोड़ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एफ है और टाइम पीरियड टी है, ठीक है। तो ये जो सोर्स फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा वो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो हो सकता है जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच जाए कहीं तब उसे सुनाई दे जिसने पल्स छोड़ी, ठीक है। ऐसी जब ये अगली पल्स छोड़ेगा तो वो उसको और आगे आके सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। और यहाँ पे सोर्स भी मूव कर रहा है, यहाँ पे सोर्स भी आपका मूव कर रहा है। तो देखो जो पहली पल्स सुनाई देगी, पहली पल्स मान लो से यहाँ पे सुनाई दी ऑब्जर्वर को यहाँ पे सुनाई दी। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने मान लिया v है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम v मान लेते हैं। वेलोसिटी साउंड इज v, ठीक है। अब मान लो इसने पहली पल्स छोड़ी और वो ऑब्जर्वर को यहाँ सुनाई दी। जब इसने पहली पल्स छोड़ दी, अब सोर्स मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पल्स अपना चलना शुरू हो गई विद स्पीड v, और वो जाके ऑब्जर्वर ने उसे यहाँ कहीं पे इंटरसेप्ट किया, यहाँ कहीं पे इंटरसेप्ट किया। तो मान लो ये टी टाइम बाद उसने इंटरसेप्ट किया, तो ऑब्जर्वर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ पे पहुंचते हुए, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, V observer T. वी ऑब्जर्वर इंटू टी होगा। इंटू T1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो T1 टाइम के बाद इसने ये साउंड सुना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल है v0t1 प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू T1। वेलोसिटी साउंड यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतनी देर में ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पहुँचा, दोनों का अगर मैं सम कर दूँ तो ये L के बराबर आना चाहिए।
Yes, sir. तो हमारा टी जो आएगा वो आ जाएगा वी Yes, नॉट। sir. हाँ, तो ये एल के बराबर आएगा, तो हमारा टी वन जो है एल बाय वी नॉट प्लस वी, यानी कि साउंड एमिट होने के इतने टाइम बाद उसे पहला मैंने उसको सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो टी वन टाइम इज द फर्स्ट टाइम मैंने उसने साउंड को हर्ड किया। अब मैं निकालता हूं टी टू, अब मैं निकालता हूं टी टू, जो उसको सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो अगर मैं टी टू निकाल लूं तो फिर मैं क्या करूंगा, टी वन माइनस टी टू निकाल लूंगा, तो दोनों के बीच में टाइम गैप आ जाएगा। टी टू माइनस टी वन करूंगा तो टाइम गैप आ जाएगा, इसका इनवर्स करूंगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, रियली एपरेंट। एपरेंट आएगी ना ये। तो इसे पहला साउंड मान लो टी वन पे सुनाई दिया, अगला टी टू पे सुनाई दिया, तो ये इसको मोशन कर रहा है ना, तो उसको नॉर्मल साउंड तो नहीं सुनाई देगा, वो आगे आगे आ रहा है ऑब्जर्वर, सोर्स भी आगे आ रहा है। तो जो इसको फ्रीक्वेंसी, जो दोनों टाइम टी वन और टी टू ऑब्जर्व होंगे, दे विल बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट, बिकॉज ऑफ मोशन जो है आपका रियल टाइम से डिफरेंट होगा। अगर मान लो खड़े होकर यहाँ पे साउंड छोड़ रहा होता और ऑब्जर्वर भी खड़े होकर सुन रहा होता, तो क्या होता, उसको कितनी देर बाद सुनाई देता, टी टाइम के बाद। टी टू माइनस टी वन क्या आता उसके, इसमें टी आता, कैपिटल टी। लेकिन क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो इस कारण से ये डिफरेंट आएगा, तो यानी ये टाइम पीरियड आएगा और डिफरेंट आएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। क्या आएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हुआ। Yes, sir. अच्छा, अब मैं टी टू टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि टी टू टाइम कितना आएगा। तो टी टू टाइम निकालने के लिए पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सोर्स कहाँ पे होगा जब छोड़ेगा। तो सोर्स मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया, तो सोर्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा यहाँ तक, वो कितना कर लिया होगा, वी एस इंटू कैपिटल टी। भाई वो टी टाइम क्या छोड़ रहा है, कैपिटल टी क्या छोड़ रहा है सारी वेव, अगला फिर टी के बाद छोड़ेगा, फिर टी के बाद, फिर टी के बाद। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा वो इतना कर लिया होगा, और ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच चुका था, इससे पहले ये पहला साउंड सुना था उसने। अगला साउंड सुनने के लिए वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा और आगे, अगला साउंड सुनने के लिए इट विल रीच समवेयर यहाँ कहीं, तो अगला साउंड सुनाई देगा उसे। जब ये साउंड यहाँ से निकल जाएगा, अब निकल गया, अब सोर्स मूव कर रहा है नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जब ये निकल गया, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर वो यहाँ कहीं उसे इंटरसेप्ट करेगा सेकंड साउंड को। फर्स्ट उसने यहाँ पे इंटरसेप्ट किया था। इज इट क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पे मान लो टाइम हमारा हो गया था टी टू, टी इक्वल टू टी टू। यहाँ पे टाइम कितना लिया था मैंने, टी इक्वल टू टी वन लिया था जो उसने पहला साउंड सुना था। अब जो अगला साउंड सुना वहाँ पे टाइम इक्वल टू टी टू लिया, तो ये टी टू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जर्वर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट वी नॉट इंटू टी टू लिख सकता हूं मैं इसको, ये वी नॉट इंटू टी टू होगा, वी ऑफ द ऑब्जर्वर इंटू टी टू, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कितना लिख सकता हूं मैं, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ने ट्रेवल किया है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से आया ना, पे साउंड जो यहां से निकला और यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम हुआ यहाँ पे, T2 minus T1. टी टू माइनस टी वन बोल रहे हो आप। अच्छा, बाकी लोग क्या बोलते हैं, ये जब उसने साउंड छोड़ा है टी इक्वल टू जीरो पे छोड़ा, और ये वाला साउंड जो छोड़ा है टी इक्वल टू कैपिटल टी पे छोड़ा, और ठीक है, ये जो इवेंट है टी इक्वल टू टी टू पे हुआ, ये इवेंट टी इक्वल टू टी वन पे हुआ था। तो अब हमें इस इवेंट की बात करनी है, इसकी और इसकी। तो साउंड जो है टी इक्वल टू टी पे छोड़ा गया और टी इक्वल टू टी टू पे सुनाई दिया गया, तो कितना टाइम साउंड को मिला ट्रेवल करने के लिए,
कैपिटल टी पे उसे छोड़ा गया, टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, और जो ऑब्जर्वर ने उसे सुना वो टी इक्वल टू टी टू पे सुना। कितना टाइम मिला उसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए? T2 minus T. टी टू माइनस टी मिला। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं टी टू माइनस टी लिख सकता हूँ, कैपिटल टी। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा होगा टी टू माइनस कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं देखूं, इन तीनों को अगर मैं सम करूं तो मेरा टी टू आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। तो इफ आई राइट वी एस इंटू कैपिटल टी प्लस वी इंटू टी टू माइनस टी प्लस वी नॉट इंटू टी टू, ये कैपिटल, ये सॉरी एल आना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस। तो यहाँ से आपका T2 की वैल्यू आ जाएगी, अब कितनी आ जाएगी? वी एस इंटू टी माइनस वी इंटू टी प्लस वी नॉट टी टू प्लस वी टी टू इक्वल टू एल। इतना आया। इससे क्या आया मेरा? मैं टी अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो ये आ गया आपका वी एस माइनस वी प्लस टी टू वी नॉट प्लस वी इक्वल टू एल। तो जो मेरा T2 आ रहा है तो आएगा L माइनस टी टाइम वी एस माइनस वी एंड होल डिवाइडेड बाय वी नॉट प्लस वी। ऐसा कुछ आना चाहिए। यस सर। ऐसा आना चाहिए T2 को। ठीक है, तो ये मेरा टाइम आया T2। तो जो सेकंड इवेंट हुआ मेरा वो T2 पे हुआ, सेकंड इवेंट मेरा जो T2 पे हुआ, फर्स्ट इवेंट मेरा T1 पे हुआ था, T1 पे। तो मेरा जो डिफरेंस आया दोनों टाइम के बीच में, अगर मैं डेल्टा टी निकालूं, डेल्टा टी इट इज एक्चुअली द टाइम पीरियड ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, वो ये आना चाहिए। यही आएगा। सॉरी, एल माइनस है ना यहाँ पे, एल माइनस टी वी एस माइनस वी अपॉन वी नॉट प्लस वी। ये तो कॉमन ही आ जाएगा वैसे अगर जब करोगे सॉल्व आप। ये T1 की वैल्यू है और इधर वाली वैल्यू T2 की है। इनको जब माइनस करोगे तो L से L आपका कट जाएगा और ऊपर आपका बच रहा है माइनस टी वी एस माइनस वी, यानी ये आ जाएगा टी टाइम्स टी डैश विल बी इक्वल टू टी टाइम्स वी माइनस वी एस हो जाएगा, माइनस एन एल आर मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, और वी प्लस वी ऑब्जर्वर, वी माइनस वी एस बाई वी प्लस वी ऑब्जर्वर। दिस इज टी डैश। इतना क्लियर? Yes, sir. इसको अब इन्वर्स कर देता हूँ, तो वन बाय टी डैश इक्वल टू वन बाय टी, और यहाँ पे क्या था, वी प्लस वी ऑब्जर्वर ऊपर चला जाएगा, वी माइनस वी एस नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज योर रियल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो रियल फ्रीक्वेंसी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी में ये हमारा रिलेशन आ गया। ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार डेरिवेशन को देख लो, समझ में आ रहा है दोनों स्टेप? पहले हमने T1 निकाला। से एक बार और बता दीजिए जैसे एल जो हमारी पहले वाली आई थी। हाँ, पहले देखो हमने T1 Yes, निकाला। T1 क्या है हमारा? जो ऑब्जर्वर जो है जिसने पहली बार साउंड सुना वो T1 पे सुना, T इक्वल टू T1 पे, मान लो 2 सेकंड पे सुना, तो T1 कैसे आएगा? सोर्स ने साउंड छोड़ा, साउंड चलना शुरू हुआ, चलते 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 1 पे पहुंचा। अब 1 वाला क्या है हमारा? जो 1 वाला है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच चुका है अब। तो जब 1 वाला यहाँ पे होगा तो उसे साउंड सुनाई देगा,
तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया v नॉट इंटू T1, यस सर। T1 टाइम में। और साउंड कहाँ से कहाँ गया, साउंड यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा, तो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, v इंटू T1। तो दोनों का सम L आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, तो दोनों का सम L आना चाहिए। तो दोनों का सम L किया तो हमने T1 निकाल लिया कि कौन, ये जो इवेंट हुआ वो T इक्वल टू T1 पे हुआ और T1 की वैल्यू कितनी है, तो निकल गया यहाँ से। ओके, अब जो है सेकंड साउंड, जो सेकंड साउंड उसने सुना उसकी देखते हैं वो कब सुना। तो सेकंड साउंड जो सुनेगा वो सोर्स जो ने निकाला होगा, तो सोर्स ने यहाँ पे तो नहीं निकाला होगा, सोर्स थोड़ा आगे आगे होगा तब निकाला होगा सेकंड साउंड, क्योंकि तो फर्स्ट निकाला था उसने, सोर्स भी मूव कर रहा है, तो सोर्स जब यहाँ पहुंचेगा तब उसने साउंड निकाला होगा। तो साउंड जो निकालता है सोर्स वो हर टी टाइम के बाद निकालता है, क्योंकि उसकी टाइम पीरियड टी है। यस सर। तो उसने टी टाइम पे अगला साउंड एमिट किया, उस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, वीएस इंटू टी। ठीक है, वीएस इंटू टी। अब ऑब्जर्वर, वो साउंड चल पड़ा ऑब्जर्वर की तरफ को, और ऑब्जर्वर भी चलता जा रहा है अभी भी। तो ऑब्जर्वर चलते चलते यहाँ पहुंच गया सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे उसने साउंड को सुना टी इक्वल टू T2 पे। ठीक है, टाइम हम शुरू से काउंट कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 से ही काउंट कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू T2 पे उसने अगला साउंड सुना। यस। ठीक है, अब हमें T2 की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई T2 टाइम में ऑब्जर्वर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि मैंने 0 से लिया है टाइम, तो स्टार्टिंग से ऑब्जर्वर यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, v नॉट इंटू T2। और जो मेरा साउंड है वो इसने यहाँ छोड़ा, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पहले देखो सोर्स ने कितना कर लिया था, v इंटू टी, वीएस इंटू टी तो कर ही लिया था उसने यहाँ तक पहुंचते जब अगला साउंड छोड़ा था। और ये डिस्टेंस जो है साउंड ने ट्रेवल किया यहाँ तक पहुंचते हुए, तो साउंड को कितना टाइम मिला ट्रेवल करने के लिए। भाई साउंड जो है ये टी इक्वल टू 0 था इवेंट, ये टी इक्वल टू टी था, कैपिटल टी, और ये इवेंट है टी इक्वल टू T2 पे हुआ है। तो अगर आप 0 से टाइम काउंट करोगे T2 टाइम लगा इसे, और जो साउंड छोड़ा गया वो कैपिटल टी टाइम पे छोड़ा गया, तो यहाँ से यहाँ आने में से कितना टाइम मिला, T2 माइनस टी मिला होगा। क्लियर हो रहा है ना ये? यस सर। क्योंकि आप 0 से काउंट कर रहे हो सारे टाइम, तो ये इवेंट जो है कैपिटल टी पे हुआ और ये इवेंट T2 पे हुआ, तो इन दोनों इवेंट के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, T2 माइनस टी। तो उतना टाइम साउंड को मिला, तो साउंड को इतना टाइम मिला ट्रैवल करने के लिए, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, v इंटू T2 माइनस टी डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर? यस सर। T2। हाँ, तो अब इन तीनों का, इनका, इसका और इसका सम जो है L के बराबर आना चाहिए, तो मैंने इन तीनों का सम को L के बराबर किया, वहां से मेरा T2 की वैल्यू ये आई, फिर हमने T डैश निकाला T2 माइनस T1, और वो ये आ गया, फिर हमने उसको इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। ओके सर। क्लियर? सर इसको हम रिलेटिव स्पीड से तो प्रूव कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन फिर उसमें वही हम देखना चाह रहे हैं ना, कब उसने छोड़ा, कब उसने वो किया, इंटरसेप्ट किया। कर सकते हो, उससे भी ट्राई कर सकते हो सर, बस उसमें हम ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, तो रिलेटिविटी के हिसाब से। यस सर। पर फिर उसमें हमको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सोर्स है वो भी उसकी तरफ या फिर उससे दूर जा रहा है, तो या तो उसको जो मतलब जो फिर जो उसमें वेवलेंथ है वो भी एपरेंट हो जाएगी। वेवलेंथ एपरेंट होगी ऑब्वियसली, यहाँ पे एपरेंट वेवलेंथ आएगी, पर उससे फिर जल्दी भी आ जाएगा, क्योंकि हम न्यू एपरेंट को लिख सकते हैं v एपरेंट अपॉन लैम्डा एपरेंट। और क्योंकि जो साउंड की स्पीड है, और क्योंकि जब हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से थ्योरी रिलेटिविटी के हिसाब से, और हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम रेस्ट पे होते हैं और बाकी पूरा यूनिवर्स मोशन पे होता है। तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी एपरेंट भी आ जाएगी। और क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो हमारी तरफ आ रहा है, तो ऐसा लगेगा हमें कि जो वेवलेंथ है वो थोड़ी स्क्वीज हो गई है। और अगर उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी वेलोसिटी v है साउंड की, तो उसको vt लिख सकते हैं। और
पर क्योंकि सोर्स भी आगे बढ़ गया तो ऐसा लग रहा है हमें कि थोड़ा स्क्वीज हो गया है, तो लैम्डा को लिख सकते हैं सोर्स की वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस लैम्डा एपरेंट। तो यहाँ से लैम्डा एपरेंट भी लैम्डा के टर्म्स में आ गया, और लैम्डा को तो क्योंकि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय न्यू हो जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा अगर वेक्टर में रखेंगे तो 2 लाइन में आ जाएगा। सोच सकते हो लैम्डा एपरेंट इनटू फ्रीक्वेंसी भी करना पड़ेगा ना साथ में, जो आप वीएस इनटू टी दे रहे हो, प्लस यहाँ पे लैम्डा लैम्डा एपरेंट की जगह हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स एपरेंट अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अपॉन है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा एपरेंट लिखोगे, आप क्या बोल रहे थे, वीएस इनटू टी प्लस लैम्डा एपरेंट क्या होगा? सर जैसे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख ले अगर हम, न्यू एपरेंट इज इक्वल टू वी एपरेंट अपॉन लैम्डा एपरेंट। हाँ वो तो सही है। वी एपरेंट क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम में जो उसको वेलोसिटी दिख रही है साउंड मतलब सुनाई दे रही है साउंड की, वो अच्छा तो वो वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो यहाँ से ये फैक्टर आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब बस निकालना है लैम्डा एपरेंट, क्योंकि एक वेव थी तो हम इसका लैम्डा मांग सकते हैं वी, लैम्डा इज इक्वल टू वी इनटू टाइम, इसका जो टाइम पीरियड था, है ना। और पर क्योंकि जैसे मान लेते हैं जो सोर्स है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो इसको ऐसा लगेगा कि जो उसकी वेवलेंथ है ना वो भी स्क्वीज हो गई है। ठीक है, इसको ऐसे लगेगा जैसे साइन के कर्व में होता है ना, उसका वो बदलता तो वो स्क्वीज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यस सर, वो कंप्रेस लगेगा उसको। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि उसके लैम्डा छोटा हो गया है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू जो इसने सोर्स में उस टी समय में जो टाइम इंटरवल मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वी एस इंटू टी प्लस लैम्डा एपरेंट। तो लैम्डा एपरेंट आ जाएगा लैम्डा माइनस वी एस टी, और लैम्डा क्या था वी टी इक्वल टू क्या, वी एस इंटू टी प्लस लैम्डा एपरेंट क्या इक्वल टू क्या? लैम्डा एपरेंट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस, क्योंकि पास भी आ सकता है दूर भी आ सकता है, मतलब प्लस प्लस वाला आते हुए का केस है मान लो, तो क्या लिखोगे लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल टू वी एस टी प्लस लैम्डा प्राइम या फिर लैम्डा एपरेंट। हाँ लेकिन अच्छा ये आपने एक वेवलेंथ का ही माना है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि एक टी टाइम पीरियड आपने कैपिटल टी मान लिया, तो एक वेवलेंथ ही होगी यहाँ पे। ठीक है फिर तो आ जाएगा। हाँ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपने एक टाइम पीरियड लिया है तो लैम्डा भी यहाँ पे एक ही आएगा। मैं ये सोचा था आपने टाइम पीरियड स्मॉल टी ले लिया, तो स्मॉल टी लोगे तो फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। यस सर, वो थोड़ा प्रोसेस आसान करने के लिए एक का एनालिसिस कर लिया, क्योंकि आगे तो सारा पीरियोडिक मोशन ही है ना, तो साथ में सेम ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है करेक्ट। चलो बाकी लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया ये वाला? यस सर। तो ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद, और स्पेशल केस के लिए भी एक बार निकाल लेना। अगर आपका केवल ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या केवल सोर्स मूव कर रहा है तो उस केस में भी निकाल लेना एक बार, अदरवाइज पेपर में दिक्कत हो सकती है। जिनका पेपर होना है, कईयों के तो हो नहीं रहे, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल कौन सा क्वेश्चन किया था? ये वाला, passes through the find the speed of the engine। अच्छा ये बोल रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है आपकी, मूविंग ट्रेन, स्पीड है 220 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो वहां से साउंड जो है जा रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रहा है, साउंड जा रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रहा है। तो दे आर सेइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जा रहा है और टकरा के वापिस आ रहा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन मूव कर रही है।
तो ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ठीक है, इसको निकालो आप, 1 मिनट मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। सर इनिशियल फ्रीक्वेंसी नहीं रखी? आया आंसर? सर एफ नॉट के टर्म्स में निकालना है। ओहो, मैंने आपको नहीं दिया इसका, इसका वो कितना दिया हुआ है, हाँ इसका यार 1000 है, 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ना इसकी, 1000 है। सॉरी कुछ बोल रहे हो? सर आंसर 5000 है। ऑप्शन में तो है 5000, देखो मैं यस 5000 है। चेक कर लेता हूँ भाई। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट कौन सा क्वेश्चन है? सी, हाँ 5000 सही है। ओके सर। निकला बाकी लोगों का? यस सर। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी यहाँ की निकाल सकते हैं हम, और फिर यहाँ की निकाल सकते हैं। आगे सबका? निकला बाकी लोगों का? एफ कितना आया? क्या लिखोगे इसको? एफ नॉट, ये फॉर्मूला ना, वी प्लस वी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की रेशियो 0 हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगा वी माइनस वी सोर्स। तो वी माइनस सोर्स आपका है 220 से टूवर्ड आ रहा है, तो ऐसे बन जाएगा। अब जो एफ डबल डैश होगा वो क्या हो जाएगा, मान लो ये एफ डैश था,
हो जाएगा एफ डैश इंटू वी प्लस वी ऑब्जर्वर। अब वी ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर ये है ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, और ये टुवर्ड जा रहा है तो प्लस कर देंगे 220 डिवाइड बाय वी माइनस वी सोर्स। सोर्स आपका ये है तो इसकी स्पीड 0 है, तो ये वी माइनस 0, ये आ गया एफ डबल डैश। यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ नॉट वी बाय वी माइनस 220 आया था ये एफ नॉट आपका, मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका आया बी प्लस 220 बाय वी। इसको कर दो सॉल्व, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया एफ नॉट वी प्लस 220 वी माइनस 220, और ये 1000 है आपका। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका दिया हुआ है 330 प्लस 220। डन सर। डन। 330 माइनस 220 कर लो, फिर सॉल्व कर लो, फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे माइनस माइनस करके आ जाएगा आपका। ठीक है, सबका आ गया? समझ में आया सबको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। ओके गुड। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। कार मूविंग टूवर्ड बस, कार मूविंग स्पीड इज 17 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड अ बस, टूवर्ड अप्रोचिंग बस। बस भी इसकी तरफ आ रही है। टूवर्ड अप्रोचिंग बस, बस दैट blow frequency, that blow a horn of frequency equal to 640 hertz. The frequency observed by car driver is 680 hertz. If velocity of sound is 340 meter per second, find the velocity of bus. फोर मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, 4 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके, ठीक है, सबका आ गया ना? 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट
था, ये तो फॉर्मूला लगाना था बस, सीधा वैल्यू आ जाएगी, यस सर। है ना? ओके, अच्छा, देर आर टू सोर्सेज ए एंड बी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हैं, ये दोनों सोर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है दोनों की ही 680 हर्ट्ज है। सिक्स एटी हर्ट्ज है दोनों की फ्रीक्वेंसी। एक आपका लिसनर है, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी विद स्पीड यू, इसकी जो स्पीड है वो यू है। इट हियर्स 10 बीट पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो आपको बताना है फाइंड यू कितना है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा 2.5। 2.5, just a minute, yes, 2.5 is the answer, correct. आया बाकी लोगों का? दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एक तरफ जो है सोर्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर टुवर्ड द सोर्स मूव कर रहा है, और एक तरफ दूर मूव कर रहा है। दोनों फ्रीक्वेंसी निकालो, उनका डिफरेंस निकाल लो।
आ गया बाकी लोगों का? नहीं सर। नहीं आया? अरे यार एक ही तो फार्मूला है सबका, यही है, v प्लस वी नॉट वी माइनस वी एस। सोर्स तो आपका मूव ही नहीं कर रहा दोनों केस में। फार्मूला क्या हो जाएगा, एक केस में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा f1 मान लो, v प्लस वी है 340 प्लस v ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, u स्पीड से टूवर्ड द दिस थिंग, डिवाइड बाय 340 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 680 ओरिजिनल। कितनी सुनाई देगी एक केस में से, दूसरे केस में कितनी सुनाई देगी, दूसरे वाले सोर्स से अवे मूव कर रहा होगा बी वाले से, अगर वो ए के पास जा रहा है तो बी से अवे कर रहा है मूव, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, बी वाले की कम सुनाई देगी। वो कितनी आ जाएगी 340, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा अब, क्योंकि अवे मूव कर रहा है तो माइनस यू हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड बाय 340। ये दो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी इंटू 680। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 10, f1 माइनस f2, उसको 10 कर लो, वहां से u की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। आ गया? करो निकाल के देखो सॉल्व, आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, आ गया 2.5। आ गया, ओके। सब बाकी लोगों का हो गया सब, किसी को डाउट तो नहीं है ना? A whistle of frequency equal to 500 hertz is tied to a string जिसकी लेंथ है 1.2 मीटर and it revolves at 400 revolution per minute। अब एक लिसनर है जो कि काफी दूर खड़ा है, a listener standing away in the plane of rotation of whistle hears frequency in the range। ये रेंज आपको बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या रेंज आएगी आपको बतानी है। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है यहाँ पे 340। तो इसकी बैंड भी बतानी है। आप मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकाल लो, तो उसके बीच में आएगी सारी फ्रीक्वेंसी, यस सर। तो रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक। हाँ बैंड विड्थ तो माइनस करके आएगी, खैर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू।
सर 435 to 585. सही लग रहा है मुझे. सर अप्रॉक्स ही आ रहा है. लेट मी चेक. ये है आपका क्वेश्चन. ओके, इसका आंसर है 436 586. ये सर प्रॉफिट तैयार है. ठीक. मिनिमम और मैक्सिमम है ना. वी निकालना आपको बेसिकली बस. वी कितना आएगा इसमें, ओमेगा आर आ जाएगा. आर आपको पता है, ओमेगा निकाल लो. 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, उससे निकाल लो. तो वी आ जाएगा. ये वी ऑफ द सोर्स आ जाएगा, है ना. बस ऑब्जर्व तो आपका रेस्ट पे ही है. देखो निकाल के. ऐसा कुछ बनेगा इस केस में, एक बार प्लस और एक बार माइनस. सर हम जो वेलोसिटी ऑफ विसल का कंपोनेंट होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको उसको हमने वो कर दिया, मतलब अप्रोक्सीमेट ले लिया उसका भी, है ना. अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट लिया है. सर अगर ऑब्जर्वर जो है वो मतलब जो सेंटर होगा उसके उसमें होगा, सेंटर की लाइन में, तो हो फिर गई. तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा. ऑब्जर्वर मान लो कहीं पे भी खड़ा हो सेंटर, तो आप लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हो ऐसी. यस. अब इसको जो मैक्सिमम सुनाई देगी जब मान लो विसल इसकी तरफ को आ रही है, तो यहाँ पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर लो. मैंने बोला टेंजेंट ड्रॉ कर लो यहाँ पे कहीं. जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे इसकी स्पीड जो होगी विसल की इधर को होगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स की, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, है ना. जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसी टेंजेंट मान लो इस पॉइंट पे ड्रॉ करिए आपने यहाँ से, तो यहाँ पे भी जो है स्पीड इसकी टुवर्ड द अवे फ्रॉम द सोर्स हो जाएगी, ऑब्जर्वर सॉरी. यहाँ पे स्पीड इधर को हो जाएगी. तो एग्जैक्ट है ना, ये अप्रोक्सीमेट थोड़ी है. यस सर. अगर हम यहाँ पे लेते, आप शायद यहाँ पे सोच रहे होगे. यस सर, ये सोच रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे अगर लोगे तो फिर वो तो कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा. लेकिन हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पे तो ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे टुवर्ड होगा, जहाँ पे अवे होगा. आया, बाकी लोगों का आंसर आया. ये तो भाई जीरो है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको.
ये 0 है, ये 500 है, ये 340 है, ये 340 है। बस ये निकालना है आपको, नीचे वाला प्लस माइनस कितना आ रहा है, ये यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2πf। फ्रीक्वेंसी की 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है, उसको कन्वर्ट कर लो। 400 रेवोल्यूशन पर मिनट की हो जाएगी 400/60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। 20/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। तो आपकी वेलोसिटी आ गई। वहाँ से v इक्वल टू ओमेगा लगा के 2π इंटू 20/3 इंटू 1.2। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी सोर्स की। बस देखो पुट करके सब लोग। इतनी देर क्यों लगा रहा? मैं सर्कुलर मोशन नहीं किया वहाँ पे, कैलकुलेशन नहीं की सर्कुलर मोशन में ऐसी। वहाँ तो काफ़ी कैलकुलेशन होती है ऐसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब, एंगुलर वेलोसिटी। आगे सबका आया नहीं आया? सर अभी नहीं आया, अभी कर रहा हूँ। अभी नहीं आया? सॉल्व कर लो भाई। अब तो बचा ही क्या है इसमें? तो 2π, इसको कर लो मल्टीप्लाई 0.4, पॉइंट से ये कट गया, 2 चौके 8, 16π आ गया। तो 16π पुट कर दो यहाँ पे। कितना आया था आप लोगों का जो जिन्होंने आंसर निकाला है? यस सर। तो 16π आ गया। बस अब सॉल्व कर लो। अब तो लाइफ ऑफ पाई, और एक आपका आ जाएगा माइनस, तो ज़्यादा होगी तो आपकी रेंज जो आएगी वो 500। यहाँ पे माइनस कर देता हूँ उससे 500, .14 यहाँ से तक वेरी करेगी, उसकी वैल्यू निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आ गया आंसर 436, 586। सोलह 348 और 1.6, 50 के करीब आएगा ये लगभग। 50 अगर यार 390, 34/39। 16 348 और 1.6, हाँ ये 50 के करीब आएगा लगभग। 390 मान सकते थे। 50, 340/390 आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा 500 इंटू 340 और 50 माइनस करोगे 290। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब तो कैलकुलेशन पार्ट ही रहेगी ना, बस कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो हो गया, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इसका? यस सर। हाँ तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। कैलकुलेशन तो बस कई बार गलती हो जाती है, नहीं हो पाती कई बार, कोई बात नहीं।
ये कह रहा है पर्सन कैरिंग विसिल, आदमी पे विसिल है। पर्सन कैरिंग विसिल एमिटिंग कंटिन्यूसली अ नोट ऑफ 300 सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी है 272 हर्ट्ज, 272 हर्ट्ज, रनिंग टूवर्ड अ वॉल, running toward a wall with speed 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है नंबर ऑफ बीट कितनी सुनेगा वो पर्सन, नंबर ऑफ बीट हर्ड बाय हिम। वेलोसिटी आपकी साउंड की है 345 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन में। फोर बीट्स पर सेकेंड। हाँ ऑप्शन तो है, चेक करता हूँ। 3A यस करेक्ट, 4 बीट पर सेकेंड। डन सर। डन ओके। कर लो भाई सब लोग फटाफट। सर 4। यस 4 बीट्स, ठीक है। यस सर। ओके सबका आंसर आ गया आई होप। चलो आई होप फॉर्मूला लगाना आ गया आपको ना, फॉर्मूला लगा सकते हो फटाफट से। ठीक है अगला क्वेश्चन है अ सायरन प्लेस्ड एट रेलवे प्लेटफॉर्म, emitting a sound of frequency 5 किलो हर्ट्ज। इस सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज है। अ पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन, एक पैसेंजर है, लिख दिया पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन ए records frequency equal to 5.5 kilohertz, okay, while approaching the siren। हाँ ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी, अब वो रिटर्न जर्नी कर रहा है, इन रिटर्न जर्नी
ट्रेन बी से कर रहा है रिटर्न जर्नी, कोई और ट्रेन है इस बार। ही records frequency equal to 6 hertz again while approaching. The same siren, ठीक है। तो आपको बताना है रेशो ऑफ वेलोसिटी वीबी का वीए से, ये रेशो कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है या 6 किलो हर्ट्ज? किलो है, सॉरी। 2:1। 0 किलो हर्ट्ज 2:1। एक मिनट चेक करता हूँ। टू इज टू वन। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है ये। टू यानी है, ओके। टू यस, 2:1। ठीक है, 2:1 आएगा। आया सबका 2:1। 2:1। आगे होगा सब कब? तो इजी है, दोनों केस में अप्रोचिंग है और दोनों केस में ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सोर्स तो रेस्ट पे ही है, तो v प्लस वीओ एक केस में हो जाएगा, एक में v माइनस वीओ हो जाएगा, उससे कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो नहीं आया। नहीं आया क्यों? सिंपल तो है, यहाँ पे है 5 हर्ट्ज का ये। आप एक बार अप्रोच कर रहे हो एक ट्रेन से तो आपने 5.5 सुना, अगली बार अप्रोच किया इधर से कर रहा है, इधर से किया, कहीं से भी कर लो। 6.0 हर्ट्ज किया, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो बताओ? तो वही एफ नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी ए डिवाइडेड बाय वी
क्योंकि उस सोर्स रुका ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v प्लस वी ए, और अगले यस केस सर। में सर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी बी डिवाइडेड बाई वी। ये ठीक दोनों है, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दो। ये वैल्यू कितनी आई थी 5.5, ये आई थी 6। यस। इससे इसको डिवाइड कर दें, 6/5.5 इक्वल टू, ये सब कट जाएगा आपका, ये वी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका v प्लस वी बी, और v प्लस वी ए, ये बचेगा। अच्छा मैंने सर रेसिप्रोकल नहीं किया। रेसिप्रोकल, हाँ, वी बी बाई वी ए चाहिए ना आपको। अभी तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वहाँ से, है ना। अब तो कर लोगे। सर वी ए ऊपर नहीं होना चाहिए। भाई ये ऐसे था ना, ये 5.5 के सामने था ना वी ए, जब डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे तो रहेगा। जब 6 आएगा उसके सामने 6 प्लस वी बी आएगा। यस सर ओके। तो सॉल्व कर लोगे अब तो। यस सर। तो यहाँ से हमारा रेशो रेशो आ जाएगा जो भी रिक्वायर्ड है हमारा। ठीक है, देख लेना कैसे कैसे आएगा। आएगा यहाँ से तो आएगा ही नहीं, कंपोनेंट डिविडेंड वगैरह कुछ लगा के तब आएगा। ठीक है, तो देख लेना जैसे भी आएगा। तो उसी में हाँ, स्टार्टिंग में वी और वीबी की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। हाँ तो ठीक है, वी ए वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना ऐसे। चलो, वी की टर्म आ तो वो जाएगी। कैसे निकालेंगे। वी ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सीधा ही। ये वैल्यू आपको पता है ना, ये पता है आपको, ये पता है, दी हुई है ना यस आपको। सर 350 दी, ओके 45, सर। 345 यस सर। लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसमें नहीं। आपने कितना माना आप लोगों ने, 340 माना है। लास्ट में कटेगा सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वी की टर्म में निकाल लिया। ठीक है, तो वी की टर्म में यस निकाल सर। लो, वी और वीवी की वैल्यू वी की टर्म में निकाल लो, उससे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब थोड़ा लैम्डा लैम्डा का देखते हैं कि लैम्डा का क्या फर्क पड़ता है। लैम्डा का फर्क क्या पड़ता है ना। बोला एक सोर्स है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 170 हर्ट्ज। ओहो, क्या हो गया। फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज, frequency equal to 170 hertz, approaching to a observer, stationary observer, stationary observer with v equal to 17 meter, यानी v equal to 17 meter per second with this velocity। ठीक है, तो ये बोल रहा है द apparent change in wave length, apparent change in the wavelength as observed by the observer। कितना होगा ये, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। करो आप, एक मिनट, हाँ करो आप।
अप्रॉक्स 2 मीटर। 0.1 मीटर आ रहा है। वन पॉइंट एट नाइन। हाँ जी, आया। 0.1 मीटर आ रहा है। हाँ करेक्ट, 0.1 मीटर आएगा। यस सर। पहले ओरिजिनल वेवलेंथ निकाल लेंगे, तो ओरिजिनल वेवलेंथ तो हमारी आई जाएगी, लैम्डा हमारा हो जाएगा v बाई एफ। ओरिजिनल वेवलेंथ तो यहाँ से आ जाएगी 340 और एफ 170, तो 2 आ जाएगा, है ना। ये तो ओरिजिनल वेवलेंथ है। अब लैम्डा डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी तो सेम रहेगी, साउंड की वो तो चेंज होगी नहीं, बाय जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी एपरेंट, वो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो नई वाली वेवलेंथ आ जाएगी। देखो कितनी आ रही है ये, फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। डन सर। 0.1। 0.1, ये 1.9 मीटर आ रहा होगा, तो यस सर। डेल्टा आपका आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, चलो एक और दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, वेवलेंथ पे ही। एक कह रहा है ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर मूव्स, इसकी स्पीड जो है ना v, वो है साउंड की स्पीड से 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर है ये, इसकी स्पीड है 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो लिखा ऑब्जर्वर मूव विद टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स with this speed, the wavelength and frequency of the source की जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी वो f और लैम्डा और f है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी ये बताना है आपको। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसी के टर्म में बताना, लैम्डा और f के टर्म में। एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा एज ऑब्जर्व्ड कितनी होगी। डन सर। डन। क्या है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जाएगी 6/5 और वेवलेंथ जाएगी 5/6। नो, वेवलेंथ सही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो ठीक है।
So we've done 5/6 lambda. नो, फ्रीक्वेंसी आ गई। 6/5 f. ठीक है, बट लैम्डा गलत है, लैम्डा सोचो थोड़ा सब लोग। जब ऑब्जर्वर मूव करता है, लैम्डा में नो चेंज। नो चेंज होगा ना। ऑब्जर्वर जब मूव करता है जैसा समझ आ गया। तो लैम्डा चेंज नहीं होता, ठीक है, जब ऑब्जर्वर मूव करता है। अब फॉर्मूले से कैसे बताओगे इसे भाई? फॉर्मूले से ऐसे बताओगे कि लैम्डा आप बोल रहे हो वी बाय एफ डैश करना चाह रहे थे आप लोग, तो यहाँ पे Yes. वी, इसमें वी डैश होगा। हाँ यहाँ पे वी जो है वो वी डैश होगा, क्योंकि ये जो साउंड का ये निकल रहा है ना साउंड, इसको जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगा साउंड का वेलोसिटी, वो होगा वी प्लस वी नॉट। तो यहाँ वी डैश लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको जो ऑब्जर्व होगा वो वी प्लस वी ओ ऑब्जर्व होगी इसको वेलोसिटी। तो यहाँ से फिर एफ डैश आप पुट करोगे तो 1.2 एफ आ जाएगा, और ये भी आपका 1.2 आ जाएगा, 1.2 ऑफ द दिस थिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये 1.2 एफ आएगा, तो ये कट के फिर आपका सेम आ जाएगा। ये केस कब का है? जब आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हुई। अगर मान लो सोर्स मूव कर रहा होता, अब क्या लिखता मैं इसमें? हमने चेंज किया था क्या सोर्स के केस में? जब ऑब्जर्वर मान लो रुका हुआ है यहाँ पे, तो क्या मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज की थी उस केस में? जो मैंने पिछला क्वेश्चन किए थे वहाँ पे ऐसा चेंज हुआ था क्या? आपने पिछले क्वेश्चन में जब लिखा था वो चेंज किया था वहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो इसका साउंड मान लो एक बार यहाँ से निकल गया सोर्स से, तो जो स्पीड से मूव करेगा ऑब्जर्वर पे वो इतनी स्पीड से पहुंचेगा। Yes. Yes sir. तो यहाँ पे केस डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे केस डिफरेंट हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा, यहाँ पे आपको लैम्डा जो है आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा चेंज नहीं होगी। तो आंसर इज लैम्डा, ठीक। Yes sir. अभी लास्ट कंसेप्ट है एक, ये भी कर लेते हैं खत्म। कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन है एक दो, मैं इसको बाद में लिखता हूँ, इसका फिर आप होमवर्क से करना, आंसर ही बता दूंगा आपको। मैं आपको एक कंसेप्ट पूछना चाह रहा था कि जस्ट अ सेकेंड, मैं कह रहा था कि मान लो आपने पढ़ा कि भाई अगर कोई सोर्स ऐसे मूव करता है, अच्छा पहले इससे पहले बताओ, मान लो एक ट्रेन जा रही है ऐसे सीधा, और ट्रेन का यहाँ पे इंजन जो है विसल साउंड कर रहा है F0 फ्रीक्वेंसी से। तो ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, कोई भी यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है, क्या उससे कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? रिलेटिव सर ऑब्जर्वर और की सोर्स speed- एक साथ So चल source रहे की हैं। vehicle से है। VS और V नॉट दोनों सेम है तो नहीं होगा ऑब्जर्व, है ना, नो ऑब्जर्व, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा ये अगर मतलब ट्रेन ऐसे चल रही होती सर्कल में और इंजन इसका वो कर रहा होता साउंड एमिट, अब होता?
यस सर, उसके वेक्टर लगा जाएगा। अगर मैं बोलूँ नहीं होगा इस केस में, वी कैन प्रूव इट, कैन वी प्रूव इट? ये ट्रेन है आपकी और एक पॉइंट मान लो, इसकी वेलोसिटी v होगी यहाँ पे, है ना, टेंजेंशियली, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इधर को टेंजेंशियली v। तो कैन यू प्रूव कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू, जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग होगी पैसेंजर और इसकी, इसमें दोनों कंपोनेंट सेम होंगे इसके, यानी जो इसका कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और जो इसका कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वो सेम आएगा। अगर वो सेम आ गए तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। कैन वी प्रूव इट? कर सकते हो प्रूव? यस सर, सेम आ गया। सेम आ रहा है। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 होगा, इसको आगे एक्सटेंड कर लो, इसको ऐसे कर लो, देखो उससे बन रहा है कुछ हिसाब किताब? चलो सब लोग होमवर्क के लिख लो। प्रूव आपको देखना है कि सब दोनों का सेम आएगा तो देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। ये प्रूव करना है सबको, ठीक है? इस केस में देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा मैंने इसमें डॉपलर इफेक्ट होगा, आपको वैल्यू बतानी क्या क्या होगा। क्वेश्चन है ट्रेन मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लोकोमोटिव या जो आपका इंजन है उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड जो है 345 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना है द एपरेंट लैम्डा इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग निकाल के मैच कर लेना। आंसर इसका दे रखा है यहाँ पे, डॉक्टर का गलती, प्रॉपर इफेक्टिविटी का दे रखा है टी मतलब 0.63 और 0.75 मीटर। कर लोगे? ठीक है, इसमें वेवलेंथ निकालनी है फ्रंट पे और बैक पे। तो ये दो चीज आपको करनी है, तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला प्रूव करना है, राइट? यस सर। चलिए तो क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल, राइट। वेरी गुड नाइट ऑल। तो इसके बाद हम एसेसिंग करेंगे।